नमस्कार, नॉलेज मंत्रा 2 चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद वर्मा और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक से नाटक लिखने का व्याकरण। इसमें कुछ विभिन्न पहलू शामिल हैं, जैसे नाटक और अन्य विधाएं, नाटक और समय बंधन, नाटक के तत्व, नाटक में अस्वीकार, नाटक की शिल्प संरचना। इसके अलावा नाटक से जुड़े हुए और भी कई पहलुओं के बारे में हम बात करेंगे। तो लीजिए, पेश है आज का ये वीडियो। सबसे पहले नाटक का अर्थ। क्या है नाटक? नाटक गद्य का वह कथात्मक रूप है जिसे अभिनय, संगीत, नृत्य, संवाद आदि के माध्यम से रंगमंच पर अभिनीत किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे नाटक के तत्वों की। नाटक की रचना में निम्नलिखित तत्व शामिल रहते हैं: कथा वस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण, संवाद या कथोपकथन, देश काल अथवा वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य, अभिनेता। गद्य की अन्य विधाओं के साथ में नाटक की तुलना। नाटक साहित्य की अन्य विधाओं नाटक साहित्य की अन्य विधाओं कविता, कहानी, उपन्यास, निबंध आदि से अलग है, विशिष्ट है। उसकी इस विशिष्टता के कारण है नाटक दृश्य काव्य विधा है। नाटक रंगमंच की एक विधा है। नाटक को पढ़ा, सुना तथा देखा जा सकता है। नाटक में अभिनय का गुण विद्यमान होता है। नाटक का संबंध दर्शकों से है, जबकि अन्य विधाओं का संबंध केवल और केवल पाठकों से है। समय का बंधन। नाटक किस तरह से समय के बंधन में बंधा होता है, इस पर हम बात करते हैं। समय का बंधन नाटक की रचना पर अपना पूरा असर डालता है। इसलिए एक नाटक को शुरू से लेकर अंत तक एक निश्चित समय सीमा के भीतर पूरा होना होता है। नाटककार अगर अपनी रचना को भूतकाल से अथवा किसी और लेखक की रचना को भविष्य काल से उठाए, इन दोनों ही स्थितियों में उसे नाटक को वर्तमान काल में ही संयोजित करना होता है। यही कारण है कि नाटक के मंच निर्देश हमेशा वर्तमान काल में लिखे जाते हैं। चाहे काल कोई भी हो, उसे एक विशेष समय में एक विशेष स्थान पर वर्तमान काल में ही घटित होना होता है। नाटक में किसी भी चरित्र का पूरा विकास होना भी जरूरी है, इसलिए समय का ध्यान रखना भी जरूरी हो जाता है। अब हम विचार करेंगे कि नाटक में शब्दों का क्या महत्व है। नाट्य शास्त्र में वाचिक अर्थात बोले जाने वाले शब्द को नाटक का शरीर कहा गया है। नाट्य शास्त्र की रचना भाई आचार्य भरत मुनि ने की थी। कहानी तथा उपन्यास शब्दों के माध्यम से किसी स्थिति, वातावरण या कथानक का वर्णन करते हैं या अधिक से अधिक उसका चित्रण कर पाते हैं। यही कारण है कि इसे वर्णित या फिर नैरेटिव विधा कह दिया जाता है। कविता इससे आगे है। इसके शब्द, बिंब और प्रतीक में बदलने की क्षमता भी रखते हैं। इसी कारण साहित्य की सभी विधाओं में कविता ही नाटक के सबसे ज्यादा निकट जान पड़ती है। वैसे कहानी या उपन्यास में वर्णन घटित होता है, लेकिन अंतर यह है कि नाटक में वह कहानी सचमुच हमारी आंखों के सामने घटित होती है। इसी आधार पर कहा जा सकता है कि एक कवि सफल नाटककार भी हो सकता है। नाटककार के लिए जरूरी है कि वह अधिक से अधिक संक्षिप्त और सांकेतिक भाषा का प्रयोग करे, जो अपने आप में वर्णित न होकर क्रियात्मक अधिक हो। अच्छा नाटक वही होता है जो लिखे अथवा बोले गए शब्दों से भी ज्यादा वह ध्वनित करे, जो लिखा या बोला नहीं जा रहा। अब हम बात करते हैं नाटक में संवादों की भूमिका के बारे में। नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम है संवाद। दूसरी किसी विधा के लिए यह कतई जरूरी नहीं कि वह संवादों का सहारा ले, लेकिन नाटक का तो उसके बिना काम ही नहीं चल सकता। नाटक के लिए तनाव, उत्सुकता, रहस्य, रोमांच और अंत में उपसंहार जैसे तत्व अनिवार्य हैं।
इसके लिए आपस में विरोधी विचारधाराओं का संवाद जरूरी होता है। यही कारण है कि नायक प्रतिनायक सूत्रधार की परिकल्पना भारतीय या पाश्चात्य नाट्य शास्त्र में आरंभ से ही की गई थी। एक सशक्त नाटक के संवाद वर्णित या विचित्र न होकर क्रियात्मक व दृश्यात्मक होते हैं और लिखे तथा बोले जाने वाले संवादों से भी ज्यादा उन संवादों के पीछे निहित अनलिखे एवं अनकहे संवाद की ओर ले जाते हैं। इन्हें अंग्रेजी भाषा में सब टेक्स्ट कहा गया है। अगला बिंदु है नाटक में स्वीकार और अस्वीकार की अवधारणा। नाटक स्वयं में एक जीवंत माध्यम है। कोई भी दो चरित्र जब भी आपस में मिलते हैं तो विचारों के आदान प्रदान में टकराहट पैदा होना स्वाभाविक है। यही कारण है कि रंगमंच प्रतिरोध का सबसे सशक्त माध्यम है। वह कभी भी यथास्थिति को स्वीकार कर ही नहीं सकता। इस कारण उसमें अस्वीकार की स्थिति भी बराबर बनी रहती है। अब हम बात करते हैं नाटकों में चरित्र चित्रण पर, चरित्रों के विकास पर। नाटक में जो चरित्र प्रस्तुत किए जाएं वे सपाट, सतही और टाइप्ड ना हो। नाटककार नाटक के कथानक के माध्यम से जो कुछ भी कहना चाहता है उसे अपने चरित्रों और उसके बीच होने वाले परस्पर संवादों से ही अभिव्यक्त करता है। अतः संवाद जितने ज्यादा सहज और स्वाभाविक होंगे उतना ही दर्शक के मर्म को भी वो छुएंगे। नाटक से जुड़ा अंतिम बिंदु है नाटक की शिल्प संरचना। आज हिंदी के नाटककारों के पास शिल्प की दृष्टि से कई तरह के विकल्प मौजूद हैं। सबसे पहले तो अभिज्ञान शाकुंतलम, मृच्छकटिकम और उत्तर रामचरित जैसे संस्कृत नाटकों का ढांचा है, जिसे हम पारिभाषिक शब्दावली में शास्त्रीय कहते हैं। नाटकों का एक रूप लोक नाटक है जिसमें कोई लिखित आलेख नहीं है और सब कुछ मौखिक रचना प्रक्रिया के माध्यम से घटित होता है। तो ये थी आज की प्रस्तुति, नाटक लिखने का व्याकरण। ऐसी ही उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।